तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि जब वहां पर भगदड़ मची तो लोगों का सामान कैसे बिखरा हुआ है, वो तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ट्रेन में चढ़ने के दौरान भगदड़ मच गई थी। एक ही गेट के सामने करीबन 100-200 से भी ज्यादा लोगों की संख्या आपको नजर आ रही होगी, जो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते थे कि वो ट्रेन में चढ़ जाएं और अपनी यात्रा पूरी कर लें। लेकिन भीड़ किस कदर है, जितनी सीटें हैं उससे कई ज्यादा संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे जो ट्रेन में चढ़कर यात्रा करना चाह रहे थे। लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि रेलवे स्टेशन पर क्या पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे? क्यों इस तरह की भीड़ एक बार में एकत्रित हो गई? भीड़ को काबू करने को लेकर क्या तैयारियां नहीं की गई थी? क्या वहां पर पुलिसकर्मी मुकम्मल संख्या में मौजूद नहीं थे? और भगदड़ के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी है? 9 लोग जख्मी हो गए। रेलवे स्टेशन पर क्या पुख्ता इंतजाम नहीं थे? न्यूज़ 18 पूछता है सवाल। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अखनूर में मुठभेड़ लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ देखी जा रही। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में मुठभेड़ जारी है। अखनूर के बट्टल इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ की जा रही। अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा। सेना के वाहन पर सुबह सुबह आतंकी हमला हुआ था। तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं, जहां बट्टल इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ की गई है। इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सेना के वाहन पर भी हमला किया गया और किस कदर इसे क्षतिग्रस्त किया गया है वो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखनूर सेक्टर में मुठभेड़ लगातार जारी है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। टीआरएफ के आतंकियों की तस्वीरें सामने आ गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जहां टीआरएफ के आतंकियों की 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आई है। तो गांदरबल हमले में आतंकी की पहचान हो गई है। गांदरबल हमले में शामिल आतंकी की शिनाख्त की गई। हमले में शामिल एक आतंकी की पहचान का दावा किया जा रहा है। जुनैद रमजान भट्ट के तौर पर उसकी पहचान हुई। कुलगाम के ठोकरपोरा का रहने वाला है जुनैद। जुलाई 2023 से लापता है जुनैद रमजान भट्ट। गांदरबल में 20 अक्टूबर को हमला हुआ था। आतंकियों ने 6 मजदूर और एक डॉक्टर की हत्या कर दी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जहां गांदरबल हमले में शामिल आतंकी की पहचान की जा चुकी है। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आतंकी की तस्वीरें हैं। 2 आतंकियों की तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर पहचान की जा सकती है कि यही वो 2 आतंकी हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और इसी बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। विमान में ब्लास्ट होने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार धमकियां दी जा रही थी विमान में ब्लास्ट को लेकर, लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी आ रही है कि इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल लगातार जारी है। एनआईए की साइबर विंग ने जांच शुरू कर दी है। आतंकी साजिश से जुड़े एंगल की जांच की जा रही है। पिछले 2 हफ्तों में करीब 400 हॉक्स कॉल आई। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बनाने की जांच की जा रही है। 15 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पहचान हुई है, जिसके तहत ये कार्रवाई लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विमान धमकी से जुड़ी हुई दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। विमान में ब्लास्ट की धमकी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसकी जांच लगातार जारी है। और इसी बीच सिवान से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता से रंगदारी की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता की तरफ से रंगदारी की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आपको बता रहे हैं, सुभाष चौहान से रंगदारी की मांग की जा रही है और 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की जा रही है। रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी की गई। पार्षद पति और नोनिया महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं सुभाष चौहान, जिन्हें रंगदारी की मांग की गई है। पूर्व बीजेपी जिला मंत्री से रंगदारी की मांग हुई है।
और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मृत्युंजय, क्या कुछ जानकारी है, ये क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, ये पार्षद पति है सुभाष चौहान को रात्रि 12 बजे कॉल आया और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई। 10 दिन का समय दिया गया और कॉल करने वाला अपना नाम नहीं बताया और ये बताया कि नहीं दोगे तो तुम्हें हत्या कर दी जाएगी। हालांकि उसी समय इसकी शिकायत उन्होंने नगर थाने को बताया। नगर थाने पुलिस नंबर के आधार पूरे मामले की जाँच कर रही है। वहीं सुभाष चौहान ने कहना कि थोड़ी देर में हम थाने में आवेदन देंगे, उसके बाद पुलिस अभी पूरे मामले को जाँच में जुट गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और इसी बीच सहरसा से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे सहरसा से, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वकील की गोली मारकर हत्या हो गई है। दुलार चंद्र शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई। कोर्ट जाने के दौरान गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। पुरानी रंजिश में हत्या का मामला बताया जा रहा। सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के भोरा गांव के पास की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सहरसा से आपको बता दें, जहां वकील की गोली मारकर हत्या हुई। दुलार चंद्र शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोर्ट जाने के दौरान गोली मारी गई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां कबाड़ी दुकानदार को गोली मारी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको आरा से बताएं, जहां कबाड़ी दुकानदार को गोली मारी गई। हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारी है। गंभीर परिस्थिति में फिलहाल उसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीरा गांव की ये वारदात बताई जा रही है। पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी बीच वैशाली से भी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अपराधियों ने खलासी की गोली मारकर हत्या कर दी है। ट्रक खलासी की हत्या हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वैशाली में ट्रक के खलासी की चाकू मारकर हत्या हुई। कार सवार अपराधियों ने चाकू मारा। कार में ठोकर लगने के बाद पूरा विवाद हुआ। कार समेत एक आरोपी गिरफ्तार बताया जा रहा है। वैशाली पासवान चौक पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वैशाली से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रक के खलासी की चाकू मारकर हत्या हो गई है। कार सवार अपराधियों ने चाकू मारा है। और इसी बीच झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़े इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, और आपको बता दें कि ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। 7 रैलियां प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव में झारखंड आकर करने वाले हैं। झारखंड में पीएम की चुनावी रैलियां हैं और पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार में 7 रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और अब बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में देश को दिए गए प्रधानमंत्री की तरफ से एक बहुत ही अहम तोहफे की। आपको बता दें कि रक्षा के क्षेत्र में आए दिन नए नए विकास किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की सौगात दी गई है। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस कॉम्प्लेक्स में टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से C295 विमान बनाए जाएंगे। यह भारत में निजी क्षेत्र की पहली यूनिट है, जिसमें अलग अलग जगह पर तैयार कल पुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाया जाएगा। इस योजना में कुल 56 विमान शामिल हैं, जिनमें से 16 स्पेन से एयरबस द्वारा सीधे डिलीवर किए जाएंगे, जबकि बाकी 40 विमान को भारत में बनाया जाएगा। तो रक्षा के क्षेत्र में भारत को बहुत बड़ी और नई सौगात दी गई है। पीएम मोदी ने देश को पेड्रो सांचेज टाटा की एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की सौगात दी। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का आगाज हुआ, वडोदरा में पीएम का रोड शो हुआ और देश को ये बड़ी सौगात दी गई है। विमान में STOL की विशेष क्षमता है और घास और कच्ची सतह पर भी उड़ान भरना इस विमान के लिए संभव बताया जा रहा है। तो रक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छी और नई सौगात देशवासियों के लिए, रक्षा सेना के लिए। 2200 फीट लंबी उड़ान भर सकता है ये विमान। C295 एयरक्राफ्ट की क्षमता 10 टन तक लगभग बताई जा रही है और 40 विमानों का निर्माण भारत में होगा। ये जानकर आपको खुशी होगी। अधिकतम गति 480 प्रति किलोमीटर घंटे के हिसाब से इस विमान की होगी। हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं।
हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में संबोधित करते हुए ये कहा कि आज रतन टाटा होते तो उन्हें ये देखकर बहुत खुशी होती। उन्होंने बार बार रतन टाटा का जिक्र करते हुए कहा है कि आज रतन टाटा होते तो आज बहुत खुश होते। एयरबस और टाटा की टीम को शुभकामनाएं हैं। भारत डिफेंस सेक्टर में एक नया आयाम बना रहा है। 2 साल में ये फैक्ट्री एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। और पटना से एक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आज एनडीए को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की जानी है। बताया जा रहा है कि ये बैठक कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जा सकती है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में ये बैठक कराई जा रही है। एनडीए में जमीनी स्तर पर आपसी तालमेल और कैसे बेहतर बन सके इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में ये बैठक कराई जा रही। सीएम नीतीश इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव जो बिहार में अगले साल होने वाले हैं उसको लेकर पूरी तैयारी अभी से ही युद्ध स्तर पर की जा रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आज एनडीए को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और इस बैठक में तमाम जेडीयू के कार्यकर्ता, नेता, एमएलए, एमएलसी सभी महत्वपूर्ण पद पर जो लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये बैठक कई मायनों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बताई जा रही क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती है, फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में न सिर्फ आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी बल्कि एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच और कैसे बेहतर तालमेल हो इसे लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में एनडीए के सभी एमपी, एमएलए, एमएलसी और जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हो रही इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण तो बताया ही जा रहा। साथ ही साथ जो भी नेतागण वहां पर पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही रणनीति तैयार की जा रही है और इसी के मद्देनजर हम ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की जाए। इसमें एनडीए में शामिल दलों के नेता मिल बैठकर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। एक छोटा बैठक या बड़ा बैठक सभी महत्वपूर्ण होते हैं और आगे 25 का चुनाव हमारा तय है। उस 25 में हम कैसे किला को फतह करें, अधिक संख्या बल हमारा हो और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एवं विधायकों के साथ समन्वय बना करके आगामी चुनाव को लड़ना और सामने हमारा जो ये 4 सीट हमें मिला एनडीए का, चारों का चारा जितना हमारा। और दिवाली का समय है, दिवाली हैप्पी दिवाली करने के लिए सब लोग मिलते हैं और मिलके अपने संगठन का काम करते हैं और फिर संगठन का काम है और छठ पर्व है, दिवाली है, तो इसके भी शुभकामनाएं हैं सबको। आज हम लोग आने वाले 2025 के चुनाव और संगठन में आपसी समन्वय और प्रदेश से लेके बूथ तक हम लोग अपने संगठन को कैसे धारदार बनाएं इस पर चर्चा होगी। सर, मिशन 225 पे भी चर्चा होगी क्या? निश्चित रूप से मिशन 2025 ही लक्ष्य है कि हम सब मिल करके आने वाले समय में 2/3 से ज्यादा बहुमत से चुनाव जीतें और फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार सरकार बने। और आपको बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा कि ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है, तो दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी बैठक में शामिल नहीं हुए। दिल्ली में विभागीय बैठक की वजह से नहीं हुए हैं शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिराग की पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी वहां पर मौजूद हैं। सांसद अरुण भारती बैठक में मौजूद हैं।
तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बैठक महत्वपूर्ण है, हालांकि विभागीय बैठक जो दिल्ली में होनी है केंद्रीय मंत्रियों की, उस बैठक में शामिल होने की वजह से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए की इस महत्वपूर्ण बैठक में आज पटना में शामिल नहीं हो पाए। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी हिंदू स्वाभिमान यात्रा ना तो एनडीए की थी ना बीजेपी की थी, बल्कि वो मेरी खुद की यात्रा थी जो हिंदू के स्वाभिमान को बचाने के लिए मेरी तरफ से की गई। आपको बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने भागलपुर से की थी और सीमांचल के अलग अलग इलाकों में जाकर उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। और लोग दीपावली को हम लोग दीपावली कहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अब नया शब्द उसको दे रहे हैं, जश्न दीपोत्सव या फिर जश्न रोशनी। ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। भारत को इस्लामिक माहौल, जब तक इस्लामिक स्टेट नहीं बनता है तब तक माहौल क्रिएट करे, चाहे किसी शैक्षणिक संस्थान में मनाया जाए और चाहे कोई सामाजिक स्तर पर मनाए। एक तरह से हिंदुओं के त्योहार के नामों के साथ छेड़छाड़ की ये कोशिश है। जब भी होगा दीपोत्सव होगा, दीपावली ही होगा, यही हमारे पूर्वज कहते आए हैं, यही हम कहते हैं। लोग छेड़छाड़ करना शुरू कर दिए हैं। अब मांग ये उठ रही है कि जातीय गणना हो, लोगों की भी गिनती की जाए। अरे भाई, तो राज्य को अधिकार है ना। देखिए ना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कराया, हिमाचल में शुरू करने दें, कौन उनको दिक्कत है? केवल टाई टाई करने से होगा? ये एगो रट लिए हैं, तोता जैसा कोई रटा दिया है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक पिछड़ों के साथ धोखा दिया। इनको कोई सिखा दिया है कि ये बोलोगे तो सारे हिंदू आपस में लड़ जाएंगे। हिंदू लड़ेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, क्योंकि अब समझ लिए हैं जातीय जनगणना भी होगी, राज्य अपने अपने अनुसार कराएंगे जिनको जरूरत होगी, लेकिन किसी को तोता की तरह रटने से कोई फायदा नहीं। शालिद, न्यूज़18 पटना। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें धमकी मिली है। एक वायरल ऑडियो सामने आया है जिसकी पुष्टि न्यूज़18 नहीं करता है। पप्पू यादव को धमकी दी गई है, लॉरेंस के खिलाफ बयान नहीं देने के लिए कहा गया, लफड़े में पड़ने से बचने की सलाह दी गई, बड़ा भाई बनकर ही रहे तो अच्छा है। पप्पू यादव ने खुद ही इस ऑडियो को जारी किया है। इस ऑडियो को आपको भी सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वायरल ऑडियो की पुष्टि न्यूज़18 नहीं करता। किसी नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी, पप्पू यादव जी जी, एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़18 संवाददाता कुमार प्रवीण पूर्णिया से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला, प्रवीण पूरी जानकारी दें। ये वायरल ऑडियो कब का है? जी, ये वायरल ऑडियो को खुद
सांसद पप्पू यादव ने ही जारी किया है। और जो उसमें सुना जा रहा है कि खुद को उधर से वो कह रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमी है, और सांसद पप्पू यादव से वो कह रहे हैं कि आप मेरे बड़े भाई के समान हो, बड़े भाई बनकर रहो, आप इस लफड़े में क्यों पड़ रहे हो, इस बीच में क्यों आप कुछ भी बोल रहे हो। तो उस पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ये पॉलिटिकल मामला है और हम लोग पॉलिटिकल ट्वीट करते हैं, लेकिन उधर से धमकी दी जाती है और कई तरह से धमकी दी जाती है। हालांकि इस बाबत हमने पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय के शर्मा से भी बात की, और तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन वह इसका पता कर रहे हैं और क्या मामला है। हालांकि इधर पिछले कई बार से पप्पू यादव सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब से ये लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ट्वीट किए हैं तब से इस तरह की धमकी की बातें सामने आ रही है। और अभी ये ऑडियो और वीडियो सांसद पप्पू यादव ने खुद रिलीज किया है, और उन्हें जिस तरह से धमकी दी जा रही है ये काफी गंभीर मामला है, क्योंकि वो एक पूर्णिया के सांसद हैं और 6 बार सांसद रह चुके हैं और काफी बड़े नेता भी हैं और हर जगह जाते रहते हैं। इसलिए जिस तरह की धमकी मिल रही है ऐसे में कई बड़ा सवाल उठता है और जरूरत है कि ये सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। जी वाकई प्रवीण, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। क्या इस मामले को लेकर पूर्णिया सांसद की तरफ से पुलिस में भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी या नहीं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।